हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि 72nd का प्रीलिम्स जो होने वाला था बीपीएससी का, वो पोस्टपोन्ड हो गया है। तो नेक्स्ट डेट अनाउंस होने में मे बी 1 मंथ और उससे भी बियॉन्ड जा सकता है। तो वैसे लोगों का जिन्हें लगता है कि प्रीलिम्स उनका प्रिपेयर है, तो वो मेंस के तरफ एक बारी नज़र डाल सकते हैं, मतलब मेंस का एक ओवरव्यू ले सकते हैं, ताकि प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद उनको ज़्यादा लोड ना लगे। और वैसे कैंडिडेट जिनको लगता है कि अभी प्रीलिम्स अच्छे से नहीं हो पाया है, तो वो जो है वो प्रीलिम्स पे फोकस करें, और वो चाहें तो एक बार वो भी मेंस का ओवरव्यू ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एक सिलेबस को, जो भी बीपीएससी मेंस का सिलेबस है, मैं उसको एक बारी आपको डीकंस्ट्रक्ट करके बता दूं कि मेनली जो उनका फोकस एरिया मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या क्या होता है। तो जैसे पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पेपर 1 में जो मेनली होता है वो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। तो उसमें जो भी इंडिया के कल्चर्स होते हैं, जैसे टेम्पल आर्ट हो गया, केव पेंटिंग हो गया, तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद है कि जो भी वेस्टर्न एजुकेशन बिहार में हुआ है, तो किस तरह से वेस्टर्न एजुकेशन बिहार में ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है। तो हम इसको कॉलेज के इवोल्यूशन, बहुत सारी कमिटीज़ जो बनी हैं, तो विथ डेट इसको जो है वो याद रखना होता है। और नेक्स्ट है उसके बाद की रोल ऑफ बिहार इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो जो भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल खास करके गांधीयन एरा में जो हुआ है, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गई, चंपारण सत्याग्रह हो गई, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हो गया, इंडिविजुअल सत्याग्रह हो गया, तो इन सब में बिहार का क्या रोल रहा है, उनके मेन लीडर्स कौन कौन है बिहार से खास करके, और वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कैसा है, तो ये चीज़ जो है वो पूछा जाता है। उसके बाद जो है वो स्पेसिफिक मूवमेंट जो बिहार में खास करके हुए हैं, ट्राइबल रिवॉल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संथाल रिवोल्ट, मुंडा रिवोल्ट, ये अक्सर पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, कभी कभी लॉन्ग में भी पूछता है। उसके बाद फिर 1857 के जो भी रिवॉल्ट हुए हैं, बिहार का क्या उसमें रोल रहा था। चंपारण सत्याग्रह मैंने आपको ऊपर ही बताया, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसमें खास करके आज़ाद दास्ता के बारे में आपको पता होना चाहिए। आज़ाद दास्ता, जेपी जयप्रकाश नारायण जी के बारे में पता होना चाहिए, और भी लीडर्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से। उसके बाद इंडियन आर्ट एंड कल्चर, जैसे मैंने बताया कि मौर्यन आर्ट, पाला आर्ट और पटना कलम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछते हैं। इसके अलावा आप जैसे जो की लीडर्स रहे हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, तो जैसे गांधी जी हो गए, टैगोर हो गए, नेहरू जी हो गए, तो इनके आइडियाज़ की किस तरह से अलग अलग फील्ड में इनके आइडियाज़ क्या क्या थे। जैसे सोशल सोशल व्यूज़ उनका क्या था, जेंडर पर्सपेक्टिव से उनका क्या व्यू था, तो सोशल जस्टिस को लेकर के उनका क्या आइडिया था, इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर के क्या आइडिया था। तो ये आइडियाज़ जो है वो इनके इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इनका रिलेवेंट 21st सेंचुरी में उनके आइडियाज़ का क्या है, तो ये जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद जो भी करंट इवेंट्स होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के, वो पूछा जाता है। इसमें जो भी हमारे आईआर रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वॉर हो गया, डिस्प्यूट हो गया, जो भी कंट्रीज़ इंडिया और अदर कंट्रीज़ के बायोलेटरल रिलेशंस हैं, एग्रीमेंट्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे ब्रिक्स है, एससीओ है, उसके अलावा जो नेशनल इम्पॉर्टेंस में जो भी करंट इंसिडेंट इंडिया में घटित होती है, बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, एग्रीमेंट्स साइन होते हैं उस दौरान, एमओयूज़ होती है, स्टेट्स के कुछ कुछ इनिशिएटिव होते हैं, वो भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो ये जो भी पॉलिसीज़ जो है वो नेशनल इम्पोर्टेंस का, जैसे एनईपी हो गया, लॉजिस्टिक पॉलिसी हो गया, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए अच्छे से। उसके बाद जो है वो ये डीआई होता है। डीआई जो होता है वो 72 मार्क्स का होता है। ये बहुत ही डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है आपके रिज़ल्ट का। इसमें लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस आते हैं, 10 to 11 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको कोशिश करना होता है कि बहुत मैक्सिमम सही हो,
कोशिश ये करना होता है कि आप कम से कम भी तो 9 से 10 सवाल जो है वो सही करें। तो ये बहुत ही डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है आपके रिज़ल्ट का, और पेपर 1 में इसी से स्कोर आपके बूस्ट होते हैं। अब नेक्स्ट जो पेपर 2 है, इसमें जो मेन आपको ये फोकस रखना होता है पेपर 2 में कि जो इंडियन का पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इसको अच्छे से करना होता है। इसमें जैसे कि इंडिया में जो भी पार्टी सिस्टम है, जो भी इंडिया में पार्टी सिस्टम है, किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ इमर्ज हुई हैं, कांग्रेस सिस्टम से लेकर के मल्टी पार्टी सिस्टम तक। उसके बाद फिर बिहार में पर्टिकुलरली कि बिहार का पर्टिकुलर जैसे पॉलिटिकल सिस्टम क्या रहा है, कैसे रहा है, इंडियन जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जितने भी प्रेसिडेंट, गवर्नर, सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो भी होता है वो सारा इस इंडियन पॉलिटी वाले सेक्शन में कवर हो जाता है। उसके बाद फिर इंडियन की इकोनॉमी और ज्योग्राफी इंडिया का, इसमें इंडिया का और साथ साथ में बिहार का। तो ये जो है वो आपको इंडिया के इकोनॉमी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि जैसे माइंस एंड मिनरल्स में क्या इंडिया का वो है कंट्रीब्यूशन है, कैसे प्रेजेंस क्या क्या है इंडियन की, जो भी इंडस्ट्रीज़ है, मेजर इंडस्ट्रीज़, पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, जो भी इंडिया के मेजर पोर्ट्स, माइनर पोर्ट्स, उनके बारे में। उसी तरह से इंडिया की ज्योग्राफी की हिल्स कहाँ पे है, मतलब इंडिया की जो भी फिजियोग्राफी होती है उसके बारे में अच्छा से पता होना चाहिए। मॉनसून बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हर साल मॉनसून से भी सवाल पूछते हैं। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो आप जब PYQ देखिएगा, मेंस का PYQ देखिएगा, तो यू विल बी एबल टू एनालाइज कि कौन सा जो एरिया होता है ज्योग्राफी और इकोनॉमी में, दोनों ही केस में, इंडिया में और बिहार में, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप जब भी मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो एक बार PYQ के थ्रू ज़रूर जाएं। एक बार PYQ देखने से एक रफ़ आइडिया आपको मिल जाता है मेजर जो भी सेक्शंस होते हैं। उसके बाद जो भी रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इंडिया के डेवलपमेंट में, अलॉन्ग विद बिहार के डेवलपमेंट में भी क्या साइंस एंड टेक का रोल रहा है। जैसे पूछ देता है कि भाई बिहार में ना साइंस एंड टेक किस तरह से नेचुरल डिजास्टर जो भी बिहार में होते हैं उसको कैसे कम कर सकता है। जैसे आपको पता हो कि बिहार में जो है वो फ्लड्स और ड्राउट जो है वो मेजर नेचुरल डिजास्टर के रूप में है, तो उसमें साइंस एंड टेक कैसे रोल प्ले कर सकता है। तो ये भी पूछ देता है कि भाई इंडिया में जो है SDGs जो है वो साइंस एंड टेक कैसे रोल प्ले कर सकते हैं वो सारे SDGs को फुलफिल करने में। तो और जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जैसे नैनोटेक हो गया, बायोटेक हो गया, रोबोटिक्स, साइंस एंड टेक और ICT, और भी जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गया, बिटकॉइंस हो गया, तो ये सब के एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं हर एक फील्ड में। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनका मेजरली जो है वो एप्लीकेशन पूछ देता है कि नैनोटेक का हेल्थ में एप्लीकेशन क्या है, एग्रीकल्चर में क्या एप्लीकेशन है, उसी तरह से बायोटेक का एग्रीकल्चर में क्या एप्लीकेशन है, हेल्थ में क्या एप्लीकेशन है। तो इस ड्राउट को, नेचुरल डिज़ास्टर को हैंडल करने में कैसे एप्लीकेशन है इसका, क्लाइमेट चेंज में कैसे रोल प्ले कर सकता है बायोटेक। तो ये चीज़ जो है वो हर एक फील्ड में आपको पता होना चाहिए। अब आता है एसे, ये होता है थर्ड पेपर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जैसे पेपर 1 और 2 में, जैसे जो भी हमारा पेपर 1 और 2 जो होता है इसमें ज़्यादातर देखा गया है कि एवरेज स्कोर दे दिया जाता है। तो ऐसे में जो एसे पेपर होता है वो भी एक डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। तो जब भी मेंस का प्रिपरेशन आप करें तो एक तो DI का सेक्शन और एक जो है वो एसे का, ये दोनों को जो है वो जहन में रख के करना है क्योंकि ये दोनों ही आपको रिजल्ट दिलाएंगे। क्योंकि बाकी अदर्स जो सेक्शन होते हैं उसमें ज़्यादातर एवरेज स्कोर ही देखा जाता है। तो अगर आप DI और एसे अच्छे से कर लेते हैं तो आप ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू गेट लेवल 9 का तक का आपको स्कोप हो जाता है कि आपको लेवल 9 का पोस्ट मिल जाए। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि DI और एसे में, और एसे में ये मोरल और फिलोसफिकल एसेस भी पूछते हैं। 3 सेक्शन होते हैं, तो 3 सेक्शन में एक तो आपके जो करंट रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं उससे क्वेश्चन पूछ देते हैं, करंट इंसिडेंट जो भी होते हैं। उसके बाद कोई इश्यूज़ जो है कि मतलब कोई सोशियो इकोनॉमिक, दूसरे सेक्शन में कोई सोशियो इकोनॉमिक पूछ देगा ऐसे, जैसे वुमेन रिलेटेड इश्यूज़, पोवर्टी, एग्रीकल्चर, इस तरह से। और तीसरा जो इश्यू होता है वो प्रोवर्ब रिलेटेड होता है, खास करके बिहार के प्रोवर्ब। तो जो भी
कैंडिडेट्स जिन्हें लगता है कि अभी मेंस को उन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया है, उनको कोई आइडिया नहीं है, तो ट्रस्ट मी आपको प्रोवर्ब को जो है वो अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और कर लेना चाहिए, और ये स्कोर भी दिला देते हैं। तो प्रोवर्ब आप बिहार के लगभग 50 से 60 प्रोवर्ब को पढ़ लीजिए, उसका मतलब क्या होता है वो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे में जो है वो बाकी के डायमेंशंस जो है वो एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक तो मैंने बताया कि जैसे अब तो ऐसे जो है वो मोस्टली फिलोसफिकल टाइप के भी पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे मेजरली दे रहे हैं, और वो इथिकल बेस्ड। तो ये चीज़ आपको अच्छे से प्रैक्टिस से ही आएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आपका मेंस हो पीटी हो जाता है, तो आप जब मेंस की प्रैक्टिस करते हैं तो ये ईजिली हो जाता है। उसके बाद फिर इशूज़ रिलेटेड, जैसे मैंने बताया कि एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, पोवर्टी, हंगर, माइग्रेशन, इमर्जिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया, करप्शन एंड ब्लैक मनी। तो ये सारे टॉपिक्स के आप कम से कम, अगर आपके पास टाइम है तो आप कम से कम कोट्स याद कर लीजिए, कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स याद कर लीजिए जो इन ये सारी चीज़ों पे बेस्ड हो, और कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा, क्योंकि जब तक आप डेटा ऐड नहीं करेंगे ऐसे में, आपका मार्क्स जो है वो बूस्ट नहीं होगा। फिर इसमें भी जनरल मार्क्स ही या फिर एवरेज मार्किंग ही कर दिया जाता है। तो इसको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि मार्क्स इन रीच आपके कोड, डेटा, बुक्स, ये सब की वजह से ही होगा। और फिर उसके बाद फिर है बिहार के प्रोवर्ब, ये तीसरे सेक्शन में पूछा जाता है। तो ये आप जो है वो तीनों सेक्शन का ए से जो है वो अच्छे से कर लीजिएगा, और ये हो भी जाता है, क्योंकि अगर आप जीएस अच्छे से तैयार कर लेते हैं ना, तो जो बेसिक ए से का राइटिंग स्किल है ना, वो यूजुअली अपने आप ही डेवलप हो जाता है। तो ए से जो है वो इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। उसके बाद जनरल हिंदी होता है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसमें पास करना ज़रूरी होता है, और ये भी इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को देखे हैं कि कभी कभी उनका जीएस में मार्क्स अच्छा होता है, बट वो हिंदी जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो हिंदी को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। तो इसमें ऐसे राइटिंग होता है, ग्रामर होते हैं, उसके बाद फिर सेंटेंस कंपोजिशन के बारे में पूछा जाता है, और फिर प्रिसाइज राइटिंग, मतलब एक आपको गद्यांश दे देगा और उसको बोलेगा कि आप 1/3 में रिड्यूस करके और उसका विथ टाइटल लिखिए, इसका टाइटल दीजिए और उस टाइटल का शॉर्ट फॉर्म 1/3 में रिड्यूस करके लिखिए। तो ये जो है वो करने के मतलब आप एग्ज़ाम से अगर 4-5 दिन पहले भी इसको आप देख लोगे ना, तो ये हो जाता है कवर। उसके बाद ऑप्शनल होता है। तो ऑप्शनल जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे का होता है, और उसमें नेगेटिव मार्क नहीं होता है। तो ऑप्शनल में आप जो है वो सोर्स का थोड़ा लोड होता है बच्चों का, कि कहाँ से करना है। तो आप जो है वो PYQ देख सकते हैं किसका, जैसे जो भी नेट के जो UGC नेट का जो एग्ज़ाम होता है, नेट या JRF का जो भी पेपर होता है, तो वो वाला आप क्वेश्चन अगर देख लीजिएगा, तो ये सारे सेक्शन जो है सारे ही सब्जेक्ट का, जिनका जो भी ऑप्शनल है उसका, तो आप जो है वो फिर ऑप्शनल का जो है वो ईज़िली आप कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको इसलिए ओवरव्यू दे दिया कि जो लोग को मेंस का ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, तो वो इसको थोड़ा देख लेंगे, तो बहुत ज़्यादा लोड प्रीलिम्स के बाद डायरेक्ट आपको नहीं पड़ेगा। तो अब ये है सिलेबस आपका, और ये सिलेबस को बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान में रख के प्रिपरेशन करना है मेंस का। और PYQ ज़रूर देखें, क्योंकि PYQ से आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाता है कि किस तरह से आपको मतलब कवर करना है, किस किस टॉपिक को एक्सप्लोर करना है। तो आज तक के लिए आज बस अब इतना ही कवर करते हैं। और अगर आपको इसका जो भी PDF फॉर्मेट में अगर ये सिलेबस आपको चाहिए, तो आप मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये सिलेबस जो है वो उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से इसको गो थ्रू हो सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।